आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 12 दिन की लंबी जंग के बाद ईरान ने इजराइल को दी शिकस्त। भारी दबाव में इजराइल ने कबूला सीज फायर। ईरान ने मिडिल ईस्ट में यूएस ठिकानों पर किए हमले। ट्रंप ने बताया कमजोर रद्द-ए-अमल। मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा तंजीम निकला फिसड्डी। ईरान हमले पर खामोश रहा ओआईसी, हर मोर्चे पर हो रहा नाकाम। इजराइल ईरान जंग के बीच हिंदुस्तानियों की घर वापसी। जॉर्डन से 165 हिंदुस्तानी सही सलामत लौटे वतन। पटला हाउस में तोड़फोड़ पर एचसी की रोक जारी। दरख्वास्तों पर 10 जुलाई तक जुमूद बरकरार रखने का हुक्म। डीयू का मुस्लिम जुबान ब्लंडर उर्दू को किया गायब। डीयू ने तकनीकी गड़बड़ी को ठहराया जिम्मेदार। देश भर में इमरजेंसी को लेकर काला दिन मना रही बीजेपी। एसएम अकरम ने कहा इमरजेंसी एक काला धब्बा। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे यूट्यूब चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। 70 सालों में आज तक जो दुनिया की कोई ताकत ना कर पाई वो ईरान ने कर दिखाया। 12 दिन की लंबी जंग के बाद ईरान ने इजराइल को करारी शिकस्त दे डाली। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच सीज फायर का क्रेडिट लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी चौधरी बनते हुए ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया। नेतन्याहू ने फौरन अमेरिका की बात पर रजामंदी जाहिर की। वहीं ईरानी स्टेट मीडिया ने भी देर से सीज फायर के लागू होने की तस्दीक की, क्योंकि इजराइल सीज फायर के ऐलान के बावजूद ईरान पर हमले कर रहा था, जिसके चलते ईरान भी आखिर तक इजराइल को मिसाइलों से दहलाता रहा। पूरी दुनिया इसे ईरान की बड़ी जीत के तौर पर देख रही है, क्योंकि ईरान ने हकीकत में इजराइल को ऐसी शिकस्त दी है जो उसे 70 सालों में कभी किसी ने नहीं दी। ईरान ने इजराइल का ऐसा हश्र किया है कि इजराइल ने खुद झोली फैलाकर सीज फायर मांग लिया, क्योंकि इजराइल के लिए अब किसी हाल में इस जंग को लंबा खींचना मुमकिन नहीं था। ट्रंप ने भी भारी दबाव में आकर इस सीज फायर का ऐलान किया, क्योंकि वो जान गया था कि अब ईरान के कहर से इजराइल को बचाना नामुमकिन हो गया है। 12 दिनों के घातक हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर शानदार जीत हासिल की है। आज तेहरान और इजरायली कब्जे के बीच सीज फायर सुबह 7 बजे लागू हुआ। दरअसल ईरान ने कल रात ही कतर में अमेरिकी फौजी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स कर दी थी, जिसके बाद आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने चौधरी बनते हुए दुनिया भर में ऐलान कर दिया कि उसने ईरान और इजराइल के बीच जंग रुकवा दी है, ताकि ट्रंप दुनिया की नजरों में शांति दूत होने का ढकोसला कर सके। मगर दुनिया जानती है कि तबाही मचाकर अमन का क्रेडिट लेने का अमेरिका सदरों की एक लंबी तारीख रही है। बहरहाल आपको बता दें, सीज फायर होने के बाद भी ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए। इतने जबरदस्त हमले कि पूरा इजराइल हमलों से दहल गया। इजराइल को ये उम्मीद नहीं थी कि सीज फायर होने के बाद भी ईरान उस पर हमले करेगा, लेकिन सीज फायर के ऐलान के बाद जैसे ही इजराइल ने ईरान पर हमला कर उसके एक साइंटिस्ट को हलाक किया, उसके बाद ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी और ये हमले इतने खतरनाक थे कि देखने वालों ने कहा कि ऐसा हमला इससे पहले इजराइल पर कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका के सीज फायर के ऐलान पर फौरन हामी नहीं भरी, क्योंकि वो जानता है कि इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और वो सीज फायर के बाद भी ईरान पर हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल की ऐसी तारीख रही है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में कई बार सीज फायर तोड़े हैं। फिलिस्तीन, लेबनान, इराक से जंग में इजराइल ने बीते कई सालों में 70 से 80 बार सीज फायर तोड़ा है, जिसके बाद इजराइल मुखालिफ मुल्क कभी भी उस पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि अमेरिका बीच बचाव में उतर कर सामने वाली पार्टी को रोक लेता है और इजराइल सीज फायर के बावजूद हमले जारी रखता है। कुछ ऐसा ही नजारा बीते 24 घंटे में देखने को मिला। आज सीज फायर नाफिज होने तक ईरान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ बमबारी की। इसके पीछे इजराइल की सोची समझी साजिश थी कि सीज फायर नाफिज होने से पहले वो ईरान में ऐसे हमले करे कि दुनिया को ये लगे कि इजराइल ने ईरान पर जंग जीत ली है। लेकिन ये दुनिया ने देख लिया कि इजराइल का हवा सिर्फ अमेरिका की बदौलत है, और यही वजह है कि सीज फायर होने के करीब इजराइल ने इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए खुद पहले हमला किया और ईरान के साइंटिस्ट को हलाक कर दिया। इसके अलावा और भी दूसरे ईरानी मकामात पर हमले किए, मगर वेस्टर्न और इजरायली मीडिया ने इस पर पर्दा डालते हुए ईरान पर सीज फायर तोड़ने का इल्जाम मढ़ दिया। इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने इजराइल पर ऐसे हमले किए कि इजराइल के होश उड़ गए। यहाँ तक कि खुद इजरायली इंतजामिया ने इस बात की तस्दीक कर डाली कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों की ऐसी खेप दागी है कि इजराइल में तबाही बर्पा हो गई। कुल मिलाकर कुछ ही घंटों पहले ईरान ने भी सीज फायर का ऐलान किया। अब सवाल ये उठता है कि ये बड़ी बड़ी बातें और दावे करने वाला इजराइल आखिर इतनी जल्दी ईरान से सीज फायर के लिए कैसे राजी हो गया।
याद कीजिए, ये वही इजरायली पीएम है जिसने फिलिस्तीन गजा में 2 साल से ये कहकर जंग जारी रखी हुई है कि वो अपने कैदियों को वापस लाए बिना और हमास को खत्म किए बिना जंग खत्म नहीं करेगा। ये वही नेतन्याहू है जो लेबनान से जंग खत्म नहीं कर रहा है। मगर ईरान के आगे इस नेतन्याहू की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, क्योंकि ईरान ने बीते कुछ सालों में अपनी फौजी कुव्वतों पर इतने छुप कर काम किए हैं कि दुनिया को कानो कान खबर ना हो पाए, और इसका मुजाहरा ईरान ने इस जंग में कर दिया। ईरान ने अकेले ही अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क और इजराइल जैसे ताकतवर मुल्क को पानी पिला दिया। अब यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्यों अमेरिका ने इस जंग से पल्ला झाड़ लिया। अमेरिका जिस तेजी से इस जंग में कूदा था, उससे ये मालूम होता था कि जंग कहीं वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक ना दे दे। अमेरिका ने भारी प्रेशर में ये सीज़फायर का ऐलान किया, क्योंकि उसे इजराइल को ईरान के कहर से बचाना था। हम ईरान का कहर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई में ईरान की मिसाइलें कहर बनकर बरसी हैं। इजराइल ने अपने वजूद में पहली बार ऐसी तबाही झेली है। पूरी दुनिया में इजराइल की भयंकर किरकिरी हुई है, और इजराइल का हमेशा से रहा ये दावा कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। उसके पास ऐसे ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और इसी बात का भौकाल बनाने वाला इजराइल आज घुटनों पर है। और दुनिया को ये पता चल चुका है कि बड़ी बड़ी बातें करने वाला इजराइल एक खोखला मुल्क है, एक डरपोक मुल्क है, जो सिर्फ निहत्थे और बेबस लोगों पर हमला कर सकता है और उन पर जबरन कब्जा कर सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के जौहरी तंसीबात पर बमबारी पर रद्द-ए-अमल बहुत कमजोर बताया। ईरान के जरिए लॉन्च की गई 14 मिसाइलों में से 13 को मार गिराया गया है। ट्रंप ने हमलों के बारे में अमेरिका को पहले से इत्तला करने के लिए ईरान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि किसी भी अमेरिकी को नुकसान नहीं पहुंचा है और ईरानी हमले से बहुत कम नुकसान हुआ है। ट्रंप ने कतर के अमीर को अमन कायम करने के उनके कोशिशों के लिए शुक्रिया अदा किया। ट्रंप ने पहले कहा था कि ईरान में अमेरिका के जरिए हमले किए गए ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि ईरान में हमने जिन ठिकानों को निशाना बनाया था वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। ये बात सभी जानते हैं कि सूरत हाल को कम करने की कोशिश में सिर्फ फर्जी खबरें ही उनके खिलाफ दावा करेंगी। उन्होंने कहा कि उन तंसीबात को बहुत अच्छे से तबाह किया गया। इजराइल और ईरान के बीच 12 दिनों में चल रही जंगबंदी के खात्मे का ऐलान हो गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी के बाद दोनों मुल्क जंगबंदी पर राजी हो गए। हालांकि ईरान के बयान में पहले इजराइल के लिए हमले रोकने की शर्त रखी गई थी, लेकिन जंगबंदी लागू होने के बाद भी ईरान लगातार इजराइल पर बमबारी कर रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा कि ईरान ने 1 घंटे के अंदर 3 मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें 6 शहरी मारे गए। इजराइल पर हमले को लेकर तेल अवीव में सायरन बज रहे हैं और लोग महफूज ठिकानों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई जंगबंदी हुई है या नहीं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने ताज़ा हमलों को लेकर कहा है कि हमारी ताकतवर फौज इजराइल को उसके हमलों की सजा आखिरी लम्हे तक देगी। उन्होंने कहा, सभी ईरानियों के साथ मैं अपने बहादुर मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो अपने खून की आखिरी बूंद तक मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं और जिन्होंने आखिरी सांस तक दुश्मन के किसी भी हमले का जवाब दिया है। लेकिन जंगबंदी के आखिरी लम्हों में हमला करके ईरान क्या साबित करना चाह रहा है और क्या ये जंग फिर भड़क सकती है? दरअसल 13 जून को शुरू हुए इजराइल के खिलाफ इस जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। अमेरिका ने उसके फोर्डो, नतांज और इस्फहान में 3 अहम जौहरी तंसीबात पर बंकर बस्टर बमों में हमला किया था। इजराइल के हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के चीफ हुसैन सलामी सहित कई सीनियर फौजी कमांडर और जौहरी साइंटिस्ट मारे गए। इसके अलावा ईरान में करीब 1000 लोगों की मौत हुई है। इस जंग में ईरान के बुनियादी ढांचे को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस्लामी मुल्कों का सबसे बड़ा तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इन दिनों सवालों के घेरे में है। ईरान पर हालिया हमले के बाद भी तंजीम की खामोशी और गैर फलाहियत हैरत का सबब बनी हुई है। दुनिया भर में मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत के लिए बना OIC तंजीम इन दिनों सख्त तनकीद का निशाना बना हुआ है। ईरान पर हुए हमले के बाद OIC की खामोशी एक बार फिर बेनकाब हो गई है। गजा में 50,000 से ज्यादा मौतें और चीन के शिनजियांग सूबे में उइगर मुसलमानों पर सालों से चल रहे जुल्मों सितम के बावजूद तंजीम का खामोश रहना एक रिपोर्ट में उजागर किया गया है। इस रिपोर्ट में खुफिया जराये के हवाले से कहा गया है कि OIC एक नाकाम तंजीम है और किसी की मदद करने की हालत में नहीं है। OIC, जो कि 57 मुस्लिम अक्सरियत वाले ममालिक और तकरीबन 1.9 बिलियन आबादी की नुमाइंदगी करता है, उसकी साख और सलाहियत पर अब सवाल उठ रहे हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुसलमानों के लिए आंख खोलने वाला मौका है। ये बताता है कि ओआईसी एक नाकाम तंजीम बन चुका है और उसके पास देने को कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ओआईसी ने गजा में हुए कत्लेआम, उइगर मुसलमानों पर जुल्म और अब ईरान पर हमले पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। इन सब वाकयात में तंजीम मुसलमानों के हिफाजती हितों की नुमाइंदगी करने में नाकाम रही है। बता दें कि ईरान पर अमेरिका के हालिया हमले के बाद ओआईसी ने एक बयान जरूर जारी किया है, मगर उसमें अमेरिका का कहीं भी नाम नहीं लिया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीर के रोज डीडीए के एक डिमोलिशन नोटिस को चैलेंज करने वाली 7 अफराद की दरख्वास्त पर 10 जुलाई तक जुमूद बरकरार रखने का हुक्म दिया। ये नोटिस दिल्ली के बटला हाउस इलाके में जारी किया गया था। जस्टिस रजनीश कुमार गुप्ता ने इस केस को इसी तरह की दूसरी दरख्वास्तों के साथ 10 जुलाई को समाप्त करने के लिए तय किया है। वकील फहद खान ने अदालत में दलील दी कि डीडीए और दिल्ली हुकूमत ने तजवीज किए गए इलाकों की हदों से बाहर जाकर और किसी किस्म का जाती नोटिस दिए बगैर अंदाजन और गैर कानूनी तरीके से लोगों की प्रॉपर्टी को निशाना बनाया है। वकील ने कहा कि 4 जून को एक फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान दरख्वास्त गुजारों की प्रॉपर्टीज को तोड़ने के लिए निशानदेही की गई और उसे सख्त कार्रवाई की जानकारी दी गई, जबकि ये प्रॉपर्टीज डेमोलिशन जोन के बाहर की थी और पीएम उदय स्कीम के तहत आती हैं। दरख्वास्त में दावा किया गया कि दरख्वास्त गुजारों को अब तक कोई डिमार्केशन रिपोर्ट या पीएम उदय की पात्रता का कोई तस्दीकी दस्तावेज नहीं दिया गया। इस कार्रवाई को नेचुरल जस्टिस, रोजगार के हक और आइन के दिए गए बराबरी की हिफाजत के खुले तौर पर खिलाफ बताया गया। दरख्वास्त गुजारों ने हाईकोर्ट से पहले दी गई अंतरिम राहत का हवाला भी दिया, जो इसी तरह की सूरत हाल से 2-4 लोगों को दी गई थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने वाजे किया है कि मुस्लिम को जबान के तौर पर दर्ज करना और अपने यूजी दाखिला फॉर्म से उर्दू को हटाना एक क्लरिकल गलती थी, जिसे फैकल्टी और सिविल सोसाइटी ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने यूजी एडमिशन फॉर्म में मुस्लिम को एक मादरी जुबान के तौर पर दर्ज करने के बाद तनाजे में घिर गई है, जबकि हिंदुस्तान के दस्तूर के तहत तस्लीम शुदा जबान उर्दू को शामिल नहीं किया गया था। जब एडमिशन फॉर्म का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो डीयू ने फौरन एक बयान जारी करके इसे क्लेरिकल एरर यानी दफ्तर की गलती करार दिया। डीयू के बयान में कहा गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन फॉर्म में अनजाने में हुई इस गलती पर दिल से अफसोस का इजहार करती है। हम आपकी फिक्रों को समझते हैं और उन्हें दूर करने के लिए पुरज़्म हैं। हालांकि इस पूरी तरह से गैर इरादतन हुई चूक को किसी छुपे हुए मकसद से जोड़ना नामुनासिब है। हम तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वो यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ और हम आहंग माहौल को खराब ना करें। इस वाकये के बाद एडमिशन पोर्टल को कुछ देर के लिए बंद किया गया था, मगर बाद में इसे ठीक करके बहाल कर दिया गया। अफसरों ने तस्दीक की है कि फॉर्म में अब तब्दीली कर दी गई है और उर्दू को दोबारा शामिल कर लिया गया है। हालांकि हर कोई इसे महज एक टेक्निकल गलती नहीं मान रहा। डीयू की साबिक एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर आभा देव हबीब ने कहा कि ये कोई मासूम गलती नहीं है। उन्होंने कहा, धर्म को जबान से जोड़ना ना सिर्फ जाहिलाना है बल्कि खतरनाक भी है। आज़ाद इंसानी हुकूक के माहिरीन ने पीर के रोज इत्तला दी कि भारत को फौरन अपनी उस रवायत को खत्म करना चाहिए जिसमें गरीब तबके, अकलियतों और माइग्रेंट्स पर मनमानी और सजा के तौर पर तोड़फोड़ की जाती है। माहिरीन ने कहा कि मजीद सजा के तौर पर की जाने वाली ये मनमानी डेमोलिशंस इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये और भी ज्यादा संगीन बन जाती है जब ये अल्पसंख्यक या हाशिए पर मौजूद तबकात को निशाना बनाती है या उनके साथ तासुब का रवैया अपनाया जाता है। उन्होंने कहा, किसी भी डेमोलिशन की वजह से किसी को बेघर या मजबूरन बेदखल नहीं किया जाना चाहिए और जिन अफराद को बेदखल किया गया है उन्हें मुनासिब मुतबादिल रिहेबिलिटेशन और नुकसानात की भरपाई के लिए मुआवजा मिलना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत उलेमा हिंद बनाम भारत सरकार के केस में एक अहम फैसला सुनाते हुए मनमानी डेमोलिशन के खिलाफ वाजे तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी कार्रवाई के उसूल तय किए थे, लेकिन इसके बावजूद ये अमल अब भी जारी है। माहिरीन ने बताया कि हुक्काम अक्सर इन कार्रवाइयों को एंट्री एनक्रोचमेंट ड्राइव का हिस्सा बताते हैं और कौमी सलामती या गैर कानूनी अप्रवासी की मौजूदगी जैसे धुंधले बहानों के जरिए इन्हें जायज ठहराते हैं। मगर माहिरीन ने कहा कि ये कार्रवाइयां बगैर किसी तफ्तीश के की जाती हैं। उन्होंने कहा, मुतासिरा अफराद को ना तो वक्त पर कोई नोटिस दिया जाता है, ना मुनासिब तौर पर मुतबादिल ठिकाने और ना ही किसी किस्म का रिहेबिलिटेशन। बहुत से लोग जो इन इलाकों में कई दशकों से रह रहे हैं उन्हें मजबूरन अपने घरों, दुकानों और इबादतगाहों को बुलडोजरों से तबाह होते देखने के लिए छोड़ दिया जाता है। माहिरीन ने जोर देकर कहा, भारत को ये यकीनी बनाना होगा कि शहरी तरक्की मुल्क के आइन और आलमी इंसानी हुकूक के मायरात से मुताबिक रखती हो।
ऑपरेशन सिंधु के तहत 161 भारतीय नागरिक इजराइल से दिल्ली पहुंचे, जिनका इस्तकबाल वजीर मुमलिकत बराए खारजा पवित्रा मार्गेटा ने एयरपोर्ट पर किया। इजराइल और ईरान की जंग के दरमियान भारतीय शहरियों को महफूज वतन वापसी के लिए भारतीय फिजाइया ने ऑपरेशन सिंधु का आगाज किया। इस मुहिम के तहत जॉर्डन से 165 भारतीय शहरियों को एक साथ वापस लाया गया। भारतीय फिजाइया के C-17 तैयारे ने इन शहरियों को लेकर उड़ान भरी और आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर महफूज लैंडिंग की। एयरपोर्ट पर वजीर मुमलिकत एल मुरुगन ने तमाम मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। कुछ मुसाफिरों ने बताया कि निकासी का तजुर्बा काफी अच्छा रहा। जॉर्डन में भारतीय सिफारत खाने ने उन्हें घर पहुंचने में भरपूर मदद की। एक मुसाफिर ने कहा, हुकूमत हिंद ने हमारी बहुत मदद की। निकासी के लिए हम जॉर्डन में भारतीय सिफारत खाने पहुंचे और वहां सिफारत खाने ने हर कदम पर साथ दिया। कुल मिलाकर ये एक अच्छा तजुर्बा था। जब हम घर से रवाना हो रहे थे उस वक्त आधा घंटा पहले ही सायरन बज रहे थे, बम धमाके हो रहे थे। यहाँ तक कि जब हम इजराइल की सरहद पर पहुंचे तब भी यही सब हो रहा था। बीजेपी आज देश भर में इमरजेंसी को लेकर काला दिन मना रही है। आपको बता दें कि उस वक्त के वजीर आजम इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। उस वक्त बीजेपी जनसंघ के नाम से जानी जाती थी और जनसंघ के लीडरान को जेल में डाला गया था। बीजेपी आज उसी दिन को काले दिन के रूप में मना रही है। हालांकि इमरजेंसी 25 जून को लागू की गई थी। बीजेपी अखिलेती मोर्चा के कौमी वीपी SM अकरम ने कहा कि इमरजेंसी एक काला धब्बा है जिसको हम कभी देश को भूलने नहीं देंगे। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। मैं SM अकरम भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं ही नहीं, आज उस जनता को बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम है कि उस टाइम जो हुआ वो सिर्फ जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई थी और बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हुई थी। बाद में जनता पार्टी की हुकूमत आई और आज भारतीय जनता पार्टी इस देश में राज कर रही है। उस टाइम की वो पार्टी का आज नामो निशान नहीं है, उनके पास कोई नेता नहीं है जो कभी नेताओं से भरी हुई थी। इसीलिए उस दिवस को हम, जब ये इमरजेंसी लागू गई थी, हम लोगों ने उसको काला दिवस का नाम दिया है। और यही नहीं कि आज दिया हो, अब से 25-30 साल पहले हमने इसको काला दिवस का नाम दिया और आज वो काला दिवस सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा देश उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है कि कभी वो दोबारा दिन ना आए जो हमने पुराने देखे हैं। कभी हिंदुस्तान के अंदर इमरजेंसी ना लगे, यही हमारी आशा है। दिल्ली में मंगल के दिन सड़कों पर गड्ढे भरने का एक खास मुहिम शुरू की गई। इस तहत लोक निर्माण विभाग के वजीर परवेश वर्मा ने 3400 गड्ढों को भरने का टारगेट तय किया। दारुल हुकूमत दिल्ली में आज एक बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। दिल्ली के PWD के वजीर परवेश वर्मा का दावा है कि 24 जून को एक खास मुहिम के तहत 3400 गड्ढों को भरा जाएगा। वजीर प्रवेश वर्मा ने कहा कि ये काम सिर्फ 15 मिनट में मुकम्मल किया जाएगा। इस मुहिम में सैकड़ों इंजीनियर, PWD के मुलाजमीन और सैकड़ों मेंटेनेंस गाड़ियां एक साथ काम करेंगी। गुज़श्ता पीर को वजीर परवेश वर्मा ने बताया कि मंगल के रोज PWD की तरफ से एक रिकॉर्ड कायम करने की कोशिश की जाएगी। इस मुहिम के तहत 1400 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को महफूज बनाया जाएगा ताकि बारिश के मौसम में जलभराव से बचा जा सके। मालूम हो कि दिल्ली में मॉनसून के दौरान भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भर जाता है, जिससे ट्रैफिक जाम और हादसे पेश आते हैं। वजीर प्रवेश वर्मा ने कहा कि गड्ढों को PWD के स्टैंडर्ड के मुताबिक भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि आवाम की शिकायतों और PWD के अफसरों की सर्वे रिपोर्ट के बाद सड़कों की मैपिंग की गई है। उन्होंने बताया कि तमाम सड़कों को मुख्तलिफ जोन में तकसीम किया गया है। इस मुहिम में 70 AE, 150 JE और 1000 मजदूर मिलकर काम करेंगे। वजीर ने कहा कि वो खुद मौके पर जाकर निगरानी करेंगे और गड्ढे भरने के बाद उनकी जांच भी की जाएगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने चीन के वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात की, जिसमें दहशतगर्दी से निपटने और दो तरफा ताल्लुकात को मामूल पर लाने पर जोर दिया गया। ईरान इजराइल जंग के दौरान भारत और चीन के ताल्लुकात में कुछ नरमी देखने को मिली है। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने बीजिंग में चीन के वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात की। इस मुलाकात में डोभाल ने इलाके में अमन और इस्तेकाम कायम रखने के लिए दहशतगर्दी के तमाम शक्लों का मुकाबला करने का मुद्दा उठाया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को सामान्य बनाने की ये एक अहम कोशिश मानी जा रही है। डोभाल और वांग ने हालिया भारत चीन ताल्लुकात पर तफसील से बात की। दोनों तरफों ने अवाम के दरमियान राबता और आपसी ताउन को बढ़ावा देने की अहमियत पर जोर दिया।
वजारत खारजा की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि NSA डोभाल ने दहशतगर्दी से निपटने की जरूरत पर जोर दिया ताकि इलाके में अमन कायम रखा जा सके। हालांकि इस बारे में तफसील नहीं दी गई है। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब चीन ने हाल ही में भारत के साथ सरहदी तनाजे के दौरान पाकिस्तान का खुला साथ दिया था। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए दहशतगर्दी हमले के जवाब में 7 मई को पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में दहशतगर्द अड्डों पर कार्रवाई की थी। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।